ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आया हूं और वो टॉपिक है क्रेटिनिन। आज क्रेटिनिन को लेकर आपके जितने भी सवाल है मैं उन सभी का जवाब दूंगा। उसको कम कैसे करना चाहिए, क्रेटिनिन होता क्या है, क्रेटिनिन डेंजरस है या नहीं। तो चलिए ज्यादा लेट करे बिना आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन आता है, क्या क्रेटिनिन डेंजरस है? क्रेटिनिन डेंजरस है या नहीं, ये पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रेटिनिन होता क्या है। व्हाट इज क्रेटिनिन? क्रेटिनिन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, इंसान जो भी चीजें खाता है, खाने से दो चीजें बनती हैं। पहले नंबर पे एनर्जी और दूसरे नंबर पे वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको कि टॉक्सिन कहा जाता है। जो एनर्जी होती है उसका तो हमारा शरीर यूटिलाइज कर लेता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको शरीर बाहर निकाल देता है। कैरेटिनिन भी एक तरीके का टॉक्सिन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि हमारे मसल्स के द्वारा निकाला जाता है। हमारी मसल्स का जब वियर एंड टीयर होता है, जब हम मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, चलते फिरते बैठते हैं, कोई भी काम करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारे मसल्स का प्रयोग होता है। और मसल्स का प्रयोग होने से, मसल्स का वियर एंड टीयर होने से ही हमारे ब्लड में क्रेटिनिन निकलता है और उस क्रेटिनिन को हमारी किडनी बाहर निकालती है। तो ये मैंने आपको बताया कि क्रेटिनिन होता क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि क्रेटिनिन बढ़ता कैसे है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि क्रेटिनिन हमारी मसल्स के द्वारा निकाला जाता है और वो हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है। हमारी किडनी का काम होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करना और जो भी एक्सेस में चीजें हैं उनको यूरिन के रास्ते से बाहर निकालना। जब क्रेटिनिन हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है तो हमारी किडनी से पास होता है और हमारी किडनी उस बढ़े हुए क्रेटिनिन को ब्लड में से निकाल के फिल्टर करके यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देती है। अब केएफटी टेस्ट में क्रेटिनिन का प्रयोग किया जाता है ये पता करने के लिए कि किडनी खराब हो रखी है या नहीं हो रखी। मान लीजिए किसी का किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है और उसका क्रेटिनिन एक रेंज से ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, तो ये माना जाता है कि उसकी किडनी ने क्रेटिनिन को बाहर निकालना बंद कर दिया है और बाहर निकालना बंद करने की वजह से उसके खून में क्रेटिनिन बढ़ गया है और खून में क्रेटिनिन बढ़ने लगा है। इसी वजह से ये पता चलता है कि उसकी किडनी डैमेज होने लगी है। और जितना ज्यादा क्रेटिनिन हमारे ब्लड में बढ़ता जाएगा वो इंडिकेट करता जाएगा कि उतनी ज्यादा किडनी खराब होती जा रही है। कई बार तो क्रेटिनिन 10, 15, 20 ऐसे भी पहुंच जाता है। लेकिन क्या क्रेटिनिन एक सेफ मेजर है ये पता करने के लिए कि किडनी डैमेज है या नहीं है? आमतौर पर एलोपैथी के हिसाब से किडनी को डैमेज को पता करने के लिए क्रेटिनिन को ही सेफ मेजर माना जाता है, लेकिन ये इतना एग्जैक्ट डाटा नहीं दे पाता है। एग्जैक्ट डाटा पता करने के लिए डीटीपीए रिपोर्ट जो स्कैनिंग टेस्ट होता है वो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, जिससे कि ये पता चल सके कि हाँ भाई किडनी डैमेज है या नहीं है, और डैमेज है तो कितने % एग्जैक्टली डैमेज है। उसके बाद अगले नंबर पे हम बात करते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप सर का क्या कहना है क्रेटिनिन को लेकर। क्रेटिनिन को लेकर डॉक्टर विश्वरूप सर का कहना है कि क्रेटिनिन डेंजरस नहीं होता है। अगर किसी का क्रेटिनिन 100% भी बढ़ जाए, 200% बढ़ जाए या 2000% भी बढ़ जाए तो चिंता की बात नहीं होती है। अगर किसी का क्रेटिनिन 20 तक भी पहुंच जाता है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ये डॉक्टर विश्वरूप सर के व्यूज हैं क्रेटिनिन के बारे में। आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो एंड ऑफ ट्रांसप्लांट बुक में डॉक्टर विश्वरूप सर ने इसका आंसर दे रखा है, उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगले नंबर पे हम बात करते हैं कि मेरा क्रेटिनिन के बारे में लेके क्या कहना है। मेरा कहना यह है कि अगर ये डेंजरस नहीं है तो लोगों को सिम्टम्स ही क्यों आते हैं। अगर मान लीजिए क्रेटिनिन डेंजरस होता ही नहीं तो फिर लोगों को परेशानी क्यों आती, सांस लेने में दिक्कत क्यों आती, भूख लगना बंद क्यों हो जाता, उल्टी क्यों आती, और उसके अलावा जो बेहोशी आती है और काफी सारी दिक्कतें आती हैं। अगर क्रेटिनिन इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता तो वे सारी दिक्कतें ही नहीं आती और उसको कभी किडनी की दवाइयां लेनी ही नहीं पड़ती या डायलिसिस के लिए जाना ही नहीं पड़ता। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल क्रेटिनिन ही इकलौता कारण है जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। जब किडनी डैमेज होने लग जाती है तो और भी बहुत सारे पैरामीटर्स बढ़ते हैं जिसकी वजह से परेशानी आती है, सिम्टम्स आते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए किडनी खराब होना चालू हो गई तो पोटेशियम बढ़ने लगेगा। पोटेशियम बढ़ता है तो घबराहट होने लग जाती है, हार्ट अटैक की दिक्कत बन जाती है, कई बार तो सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। फॉस्फोरस बढ़ता है तो सारे शरीर में खुजली होने लग जाती है, अलग प्रकार की दिक्कतें आने लग जाती है। किडनी खराब हो रही है तो प्रोटीन लीकेज स्टार्ट होने लगेगा जिसकी वजह से वीकनेस आने लग जाएगी, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगेगी। उसके साथ साथ अगर किडनी खराब हो जाती है तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो वीकनेस आती है, इंसान थका थका रहता है, कोई काम नहीं कर पाता है, सांस चढ़ने लग जाता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आने लग जाती है। और उसके साथ में क्रेटिनिन भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। तो यानी कि सिम्टम्स आते हैं इन सभी फैक्टर्स की वजह से आते हैं, लेकिन अकेला क्रेटिनिन को ब्लेम नहीं किया जा सकता। अकेला क्रेटिनिन को ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ क्रेटिनिन को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये फैक्टर नॉर्मल हो और केवल क्रेटिनिन की वजह से दिक्कत आ रहे हो। एलोपैथी वाले डॉक्टर्स भी कोई बेवकूफ नहीं होते, वो भी किसी बेसिस पर ये कहते हैं कि हाँ भाई क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो किडनी में दिक्कत आने लग रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किडनी डैमेज हो रही है तभी तो वो बढ़ने लग रहा है। अगर किडनी डैमेज नहीं हुई होती तो वो नॉर्मल रेंज में रहता, वो बढ़ता ही क्यों। ये बात मैं मान सकता हूँ कि आप नॉनवेज खाने के बाद या अलग अलग जगह से टेस्ट करवाओगे तो अलग अलग क्रेटिनिन मिलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1.2 नॉर्मल रेंज होता है। अगर आप अलग अलग जगह से टेस्ट करवाओगे या मीट खाने के बाद टेस्ट करवाओगे
जाओगे तो 0.2 यूनिट या 0.3 यूनिट का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट इतना जो डिफरेंस आता है वो केवल डिफरेंस तभी आता है जब किडनी डैमेज होने लग रही है। तो अब इसके बाद मैं अपना आंसर देना चाहता हूँ कि मेरा क्या कहना है कि क्रेटिनिन डेंजरस है या नहीं है। मैं आप सभी को पहले ही बताना चाहता हूँ कि मेरे को गलत मत समझिएगा। पता चले कमेंट सेक्शन में बंदे आने लग गए कि आप तो डॉक्टर विश्वरूप सर के अगेंस्ट जाने लग रहे हो। मैं केवल अपने ओपिनियन से, अपने नॉलेज से बात बताने लग रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो मेरे को गलत मत समझिएगा। क्रेटिनिन को लेकर मेरा कहना है कि हाँ, क्रेटिनिन डेंजरस होता है और किस इंसान के लिए कितना डेंजरस है ये उसकी रेंज के ऊपर और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले नंबर पे जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये डेंजरस नहीं होता तो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते। ये डेंजरस है तभी पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। डॉक्टर विश्वरूप सर की ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली किस लिमिट के ऊपर जाके सिम्टम्स आएंगे। 1000% बढ़ने पर सिम्टम आएंगे, 2000% बढ़ने पर आएंगे, 20 पर आएंगे, 30 पर आएंगे। वो पेशेंट की बॉडी टू बॉडी पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ भाई, सिम्टम्स आते हैं और सिम्टम्स आना अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि हाँ, क्रेटिनिन बढ़ना डेंजरस है। तो कितना क्रेटिनिन डेंजरस है ये पेशेंट की स्ट्रेंथ के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है किसी का अगर थोड़ा सा क्रेटिनिन बढ़ा है तो भी उसको इमरजेंसी सिम्टम आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है किसी का बहुत ज्यादा क्रेटिनिन बढ़ा है तो भी उसको सिम्टम ना आए। तो चलिए अब अगले नंबर पे हम बात करते हैं कि क्रेटिनिन को कम कैसे करा जाए। क्रेटिनिन को कम करने के लिए आमतौर पे 3 तरीके बताए जाते हैं। पहला तरीका है डायलिसिस का। क्या डायलिसिस की सहायता से क्रेटिनिन को कम कराया जाना चाहिए? मैं डायलिसिस को बिल्कुल अवॉइड करने को कहूंगा। किसी को इमरजेंसी सिम्टम्स आ गए हैं तब तो भाई मजबूरी में करवाना पड़ सकता है। सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वो उल्टी आने लग रही है, भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बेहोशी आने लग रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है, तो इमरजेंसी में एक टाइम के लिए आप डायलिसिस करवा लीजिए। लेकिन परमानेंट आप डायलिसिस के ऊपर चले जाओ, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि एक बार डायलिसिस पे जाने के बाद यूरिन आउटपुट बिल्कुल बंद होने लग जाता है। कोशिश ये करें कि डायलिसिस को तो बिल्कुल अवॉइड करें, नहीं तो वो लाइफ टाइम बर्डन बन जाएगा और आपको बहुत सारी दिक्कतें देंगी। अगर किसी ने डायलिसिस चालू भी कर दिया है तो उसके बाद भी वो ट्रीटमेंट ले सकता है, उसका डायलिसिस बंद हो जाएगा, उसका क्रेटिनिन भी कम आने लगेगा और किडनी भी हील होने लगेगी। जो बातें मैं बता रहा हूँ उसका प्रूफ मैं आने वाले वीडियोस में दूंगा। और उसके बाद दूसरा क्रेटिनिन को कम करने का तरीका होता है हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करना या स्टीम बाथ करना। देखिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि इनको भी मैं अवॉइड करने को कहूंगा। इस वजह से अवॉइड करने को कहूंगा कि पहला कारण तो ये है कि ये एक बर्डन बन जाता है, और दूसरा जो मेन कारण है जिसकी वजह से मैं इसको अवॉइड करने को कहूंगा वो होता है कि इसकी वजह से वीकनेस बहुत ज्यादा आने लग जाती है। तीसरा कारण होता है कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने से स्टार्टिंग में कैरेटिनिन बढ़ता है और उसके बाद कम आने चालू होता है। अब दिक्कत की बात यह है कि कैरेटिनिन बढ़ेगा, और जैसा मैंने आपको बताया कि बॉडी टू बॉडी पर डिपेंड करता है कि कौन बंदा कितने कैरेटिनिन की रेंज को टॉलरेट कर सकता है। मान लीजिए स्टार्टिंग में कैरेटिनिन बढ़ना चालू करा, लेकिन किसी इंसान का शरीर उसको टॉलरेट नहीं कर पाया, तो उसको फिर से डायलिसिस करवाना पड़ेगा। फिर वो हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करना चालू करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर उसको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। तो ये एक सर्कल बन जाएगा। इससे क्या है कि डायरेक्टली कैरेटिनिन कमाना चालू नहीं होता। पेशेंट चाहे डायलिसिस का है चाहे नॉन डायलिसिस का है, पहले बढ़ता है बाद में कमाना चालू होता है, और इसी वजह से मैं इसको अवॉइड करने को कहता हूँ। क्या पता आपकी बॉडी इतने बड़े हुए कैरेटिनिन को टॉलरेट ना कर पाए और आप नॉन डायलिसिस पेशेंट हो और आपको डायलिसिस करवाना पड़ जाए। इस वजह से जो नॉन डायलिसिस पेशेंट हैं उनको तो मैं इसको करने के लिए बिल्कुल मना करूंगा। वो तो केवल हमारा डाइट चार्ट फॉलो करके ही अपनी किडनी को ठीक कर सकते हैं। हमारा 99% सक्सेस रेट है नॉन डायलिसिस पेशेंट की किडनी को ठीक करने में और उनका क्रेटिनिन को कम करने में। जो डायलिसिस पेशेंट है उनके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन उनको भी मैं अवॉइड करने को कहूंगा, क्योंकि मान लीजिए अगर वो इसको चालू करते हैं और चालू करने के बाद उन्होंने डायलिसिस बंद कर दिया और बंद करने के बाद उनका क्रेटिनिन बढ़ने लगा, और अगर उनकी बॉडी उस बढ़े हुए क्रेटिनिन को टॉलरेट नहीं कर पाई और पहले ही उनकी बॉडी में इमरजेंसी सिम्टम्स आ गए, तो उनको वापस से डायलिसिस करवाना पड़ जाएगा। तो इस वजह से भी मैं हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को और स्टीम बाथ जो होता है उसको अवॉइड करने को कहता हूँ। तीसरा जो तरीका रहेगा जो मेरी तरफ से रिकमेंड करा जाता है वो होता है अपनी किडनी को हील करना, नेफ्रॉन्स को रीजनरेट करना और पहले की तरह बिल्कुल हेल्दी हो जाना। और उस तरीके से हमारा कैरेटिनिन नेचुरल तरीके से कम आता है, और कैरेटिनिन कम आता है तो ऑटोमेटिकली हम रिपोर्ट्स में देख सकते हैं कि हमारी किडनी हील होने लग रही है। और कैरेटिनिन को किस तरीके से कम करना है, जो हम पेशेंट को डाइट चार्ट बना के देते हैं उसमें किडनी हीलिंग का प्रोटोकॉल देते हैं, उसको जब पेशेंट फॉलो करना चालू करता है तो केवल 15 दिन के अंदर कैरेटिनिन कम आने लग जाता है। डायलिसिस पेशेंट के लिए जैसे मैंने बताया कि उनका धीरे धीरे करके कम आता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता कि उनको इमरजेंसी सिम्टम्स आ जाएं, उनका भी कैरेटिनिन कम आने लग जाता है और उनको बहुत फायदा मिलता है। प्रोटीन लीकेज को बंद करने में तो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है। 1 महीने के अंदर ही हमारे पेशेंट का प्रोटीन लीकेज बंद हो जाता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा दिए गए डाइट चार्ट से और किडनी हील प्रोटोकॉल से प्रोटीन लीकेज बंद हो जाता है, पोटेशियम कम आने लग जाता है, फॉस्फोरस कम आने लग जाता है, कैरेटिनिन कम आने लग जाता है, और सबसे अच्छी बात है कि हीमोग्लोबिन बढ़ने लग जाता है।
अभी जो मैंने आपको बताई, अब आप ये कहोगे कि सर आपके पास सबूत क्या है। सबूत के तौर पे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको पेशेंट के टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा और रिपोर्ट दिखाऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा पेशेंट की मैं आपको रिपोर्ट और टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा, जिससे आपको यकीन हो कि हाँ, जो मैं बातें कहने लग रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। हमारे पेशेंट का क्रेटिनिन पहले 17.5 से 12.5 आया 15 दिनों के अंदर, और अगले 15 दिनों में 12.5 से 9.5 आ गया। ऐसा नहीं है कि कम हुआ और वापस से बढ़ने लग गया, लगातार कम आता चला गया। और उनकी रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा और उनका टेस्टिमोनियल भी दिखाऊंगा, कैसे उन्होंने बिना हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के, बिना डायलिसिस के अपना क्रेटिनिन 17.5 से 9.5 कर लिया, और अभी भी उन्होंने ट्रीटमेंट चालू कर रखा है। और जब वो पूरा ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको उनका वीडियो दोबारा दिखाऊंगा। उसके साथ साथ हमारे पेशेंट है जिनका क्रेटिनिन 1.25 आ गया, 1.8 आ गया, सभी की जानकारी और सभी की रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। आप आने वाले वीडियो को मिस ना कर दें, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि आपको सभी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।